CAPF AC 2023 के जो कैंडिडेट्स जो एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आपके पास 190 डेज बचा हुआ है। ये 190 डेज जब हम बोलते हैं तो इट्स मीन आज का डेट को आप हटा दो और जिस दिन एग्जाम हो रहा है यानी 6 अगस्त, इन दोनों डेट्स को हटा दो तो आपके पास 190 डेज बचते हैं, यानी लेस देन आपके पास 200 डेज बच रहे हैं। इसमें किस ढंग से चीज़ों को, टाइम को यूटिलाइज़ करना है, ये इसके बारे में लिटिल डिस्कस करेंगे। बीच-बीच में स्टूडेंट्स जो होते हैं, उनके क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स ये आते रहते हैं, तो इस संबंध में कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखो, कोई भी कंपोनेंट्स है, कोई भी चीज़ें हैं, आप फोकस उस पर करो जो आपके कंट्रोल में है। जो आपके बियॉन्ड कंट्रोल में है, जो आपके कंट्रोल के बाहर है, उस पर फोकस करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे लॉट ऑफ कैंडिडेट्स इस डाउट्स में रहते हैं कि सर क्या कोर्ट का केस आ जाएगा फाइनल फरवरी में और हमारा नोटिफिकेशन टाइमली आएगा, हमारा एग्जाम टाइमली होगा या फिर डेट बढ़ेगा। डियर, जो आपका नोटिफिकेशन है वो 26 अप्रैल को आने वाला है। 26 अप्रैल में अभी टाइम है। अभी आपके पास ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हैं, लिटिल लेस देन 3 मंथ्स कह सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट 3 मंथ्स हैं। 3 मंथ्स में आपके जो भी चीजें हैं उसके पहले सेटल हो जाएगी और एग्जाम में आपके पास 6 मंथ्स, लिटिल बिट मोर देन 6 मंथ्स हैं। समटाइम ऐसा होता है कि नोटिफिकेशन में भी 10 डेज बाद आए, 15 डेज बाद आए, लेकिन एग्जाम जनरली अपने टाइम पे ही होता है। तो इस बात को ध्यान रखें। कोर्ट केस जो भी है, कुछ कंपोनेंट्स हैं जो आपके बस में नहीं है, तो आप उस पर क्यों फोकस करो? इट्स बेटर आप प्रिपरेशन पे फोकस करो जो कि आपके बस में है। आपके पास 2 चॉइस है। एक चॉइस है कि आप इंतजार करो, यू शुड वेट कि जब कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, जब हमारा कंफर्म हो जाएगा, नोटिफिकेशन फाइनल आ जाएगा कि हाँ अब एग्जाम होना है, तब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। इट्स योर चॉइस। लेकिन दूसरा चॉइस आपके पास क्या है कि आप कंटिन्यू वर्क करते रहो। केसेस जो भी हों, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो भी आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें प्रिपरेशन पे अपना फोकस करना है। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि नोटिफिकेशन ही नहीं आएगा, वैकेंसी ही नहीं आएगा, तो हम प्रिपरेशन का क्या अचार बनाएंगे? नहीं डियर। देखो, हमेशा हर कोई जो कैंडिडेट प्रिपरेशन करते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि हर कोई क्वालिफाई ही हो जाएंगे। सीरियस कैंडिडेट जो होते हैं, वो कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में, कोई सेकंड अटेम्प्ट में, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, इवन आपने देखा 7th अटेम्प्ट तक विजय कुमार जो 2020 में क्वालिफाई हुए, आपने देखा 7th अटेम्प्ट में वो क्वालिफाई हुए। अभी आज ट्रेनिंग कर रहे हैं आईटीबीपी में। तो ये ऐसा सिचुएशन नहीं है कि आप ये सोचोगे कि हम हताश, लेकिन आप 7 अटेम्प्ट सबके पास नहीं होता ना। जनरल कैंडिडेट हो तो आपके पास 7 अटेम्प्ट होता ही नहीं है। आप ओबीसी में हो तभी आपके पास होगा, आप एससी में हो, एसटी में हो। अब ओबीसी में हो तो कोई गारंटी नहीं है। यदि आपने टाइमली ग्रेजुएशन कर रखा है, टाइमली आप एग्जाम देना स्टार्ट किए, तब आपके पास अटेम्प्ट्स होते हैं। तो आपके पास चॉइस है कि आप वेस्ट कर सकते हो और आप प्रिपरेशन समझ सकते हो। जो कैंडिडेट 7th अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहा है, उस पर कितना प्रेशर होगा। 7th अटेम्प्ट हम नहीं कर सकते, थर्ड फोर्थ तो कर सकते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए जो 4th अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर रहा। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मैं जान रहा हूँ 4 अटेम्प्ट से कंटिन्यूअस रिटर्न क्वालिफाई कर रहे हैं। 2019, 20, 21, 22 फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन क्या उनका मेहनत बेकार जा रहा? नहीं, वो स्टिल लगे हुए हैं। कुछ वो कैंडिडेट्स हैं जो ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं असिस्टेंट कमांडेंट में, फिर भी वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका टारगेट सपोज सिविल सर्विसेज है। तो ये नहीं मैं ये कह रहा हूं कि उस डिबेट में जाऊंगा कि वो क्यों सीट बर्बाद करते हैं, यदि नहीं रहना, ये हम डिबेट में नहीं जाएंगे। हमारा यही कहना है कि आप मेहनत करते रहो। वर्स्ट केस में आप सेलेक्ट यहां नहीं होते हो तो आपके जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाएगा ना। यदि आपने हिस्ट्री पर कमांड कर रखा है तो वो हिस्ट्री किसी भी एग्जाम में आपका उपयोगी होगा। आपके पास ज्योग्राफी पे कमांड है तो आपका ज्योग्राफी किसी भी फील्ड में यूज होगा। लक्ष्मीकांत पे पॉलिटी में कमांड है तो वो किसी भी एग्जाम में आप यूज कर सकते हो। सो बेटर है आप प्रिपरेशन पे ये तैयार करो, फोकस करो। 190 डेज है जो हम फॉर एग्जाम्पल मेंटरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं, जो गाइडेंस आपको दे रहे हैं, उसके अनुसार ये है कि सिलेबस अब आपका समाप्त हो चुका है। इन द सेंस है कि सिलेबस समाप्त
ऐसा यहाँ नहीं होता है, फायर एंड फॉरगेट यहाँ नहीं है, यहाँ कंटिन्यूटी में चलते रहता, लेकिन वन टाइम जो है आपने करीब पूरी सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, ऐसा हम मानते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अपने अनुसार जो हर कैंडिडेट अलग अलग हैं, ये हम हमेशा ध्यान रखो, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनके संबंध में ये कहूंगा, या मैं जो गाइड कर रहा हूं उसके संबंध में कहूंगा। तो हमारा ये प्लान था कि जो जनवरी के एक तरह से 20 जनवरी के आसपास तक आपका वंस सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए, और उसके बाद जो है आप टेस्ट लिखना शुरू करो। जैसे हमने 22 जनवरी से टेस्ट स्टार्ट किया, तो फुल लेंथ टेस्ट, इसके पहले ऑब्वियसली है वो इनिशियली से ही जो आपका यूनिट वाइज टेस्ट मिल रहा था, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल रहा था, उसमें आप ये कर रहे थे। अब उसके बाद फुल लेंथ। तो जब वंस आपका सिलेबस फिनिश हो जाता है, तो आपका एक तरह से साइक्लिकल में चलना चाहिए कि सोल्व कर रहे हो क्वेश्चंस, जहां दिक्कत होता है उसको कंसल्ट करो बुक को, और कुछ कुछ स्मॉल स्मॉल नोट्स भी आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हो, या यूनिट वाइज आप जो भी जिस ढंग से आपको उचित लगता है वो नोट्स वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया। तो कुछ चीजें आपको नोट करते रहना है भी, और कुछ चीजों को रिवीजन करते रहना है, जहां दिक्कत हो उसको कंसल्ट करो। जब हम फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं कि हमने चलो हिस्ट्री लिया, थीम्स 1 2 3, या स्पेक्ट्रम लिया, पॉलिटिका लिया, लक्ष्मीकांत, तो वो हम फर्स्ट टाइम जो है सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं कि एक बुक को लिया, उसको चैप्टर वाइज पूरा फिनिश किया। अब जो आपका प्रिपरेशन होगा वो पैरेलल में होगा कि एक तरफ आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो, सपोज कोई टेस्ट में आपके पास 50 क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए, तो कुछ को आपने नोट्स को कंसल्ट किया, वहां से आपका बन गया। कुछ जो है वो आपने बुक को कंसल्ट किया, वहां बन गया। कुछ जो है आपको इंटरनेट पे सर्च करना पड़ रहा है, तो उन चीजों को करो। जहां कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स लगते हैं, तो वहां आप उसको नोट्स में अपने ये कर लो। देखो, सब हम कोई भी सपोज वन ये एकेडमिक एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं। एकेडमिक एग्जाम में क्या होता है, फायर एंड फॉरगेट होता है। जो मिसाइल में आप जानते हो, फायर एंड फॉरगेट, इसका मतलब क्या, फायर एंड फॉरगेट का मतलब है कि एक बार आपने छोड़ दिया, वो निशाने पे जाके लग जाएगा। आपका प्रिपरेशन में क्या, फायर एंड फॉरगेट का मतलब है आप एग्जाम दिए कोई भी एकेडमिक एग्जाम का, आपको पता होता है कि चलो 60% मेरा आ जाएगा, 50% आ जाएगा, 70% आ जाएगा, 80% आ जाएगा। आपने उस एग्जाम को दिया, अब उस सब्जेक्ट से आपको कोई मतलब एक तरह से नहीं रखता है। यदि हम एकेडमिक को पीओ अलग करके देखो, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स को अलग करके, तो वहां होता है ठीक है, हम ये सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा था, बस किसी ढंग से इसको पास कर गए, ये पीछा छूटा। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो, तो फायर एंड फॉरगेट जैसा कुछ भी नहीं होता है। आपको हमेशा ट्रैक करते रहना है जब तक कि आप फाइनली सेलेक्ट ना हो जाते हो। इवन इफ आप रिटन क्वालिफाई हो, 21 में रिटन क्वालिफाई हो, 22 में रिटन क्वालिफाई हो, लेकिन आपके पास 23 में अटेम्प्ट है, तो आपको वर्क करते रहना है, आपको कंटिन्यूअस वर्क करना है जब तक कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप देखो, जो चीजें मैं बोलता हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं ही जानता हूं, आप भी जानते हो, आप भी, हम ज्यादा लोगों के, ज्यादा स्टूडेंट्स के कांटेक्ट में हैं, तो हमारे पास ज्यादा एग्जांपल्स होते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं हमारे पास जो 2020 में रिटन क्वालिफाई हो गए, 21 में रिटन नहीं क्वालिफाई हुए। इसका कारण क्या है, वो 2020 वाले में सॉरी ऑलमोस्ट श्योर थे कि रैंक हमारा जो भी रहेगा वो बन जाएगा रिजल्ट, लेकिन किसी का 2 नंबर से मिस हो गया, किसी का 5 नंबर से, किसी का 10 नंबर से, किसी का 15 नंबर से। तो वो जब मिस हुआ है, तो वो 21 वाले में सीरियस नहीं थे, तो 21 में रिटन क्वालिफाई नहीं हुए। लेकिन कुछ उसमें से हैं लकी, हैं लकी इन द सेंस की मेहनत किया उन्होंने, और वो राइट ट्रैक पे हिट किया, 22 में रिटन क्वालिफाई हो गए। अब 22 में रिटन क्वालिफाई, सपोज कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो फर्स्ट टाइम हुए, कुछ सेकंड टाइम हुए, कुछ थर्ड टाइम, कुछ फोर्थ टाइम हुए। इसकी गारंटी नहीं होती है जब तक कि, हाँ, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं, फ्यू ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका रिटन में अच्छा खासा मार्क्स है, कि जिनको पता है कि हमारा रैंक जो भी हो रिजल्ट बनेगा। ऐसे सम स्टूडेंट्स जो जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं ट्रैक कर रहा हूं, जिनका मैं गाइडेंस दिया हूं, जिनका टेस्ट कॉपी मैंने चेक किया, ये सब, तो उनको मैं जानता हूं, बोलता हूं कि यस देखो तुम्हारे इतने मार्क्स हैं, तो रैंक तुम्हारा जो भी रहेगा वो बनेगा। लेकिन अब आपका जो एस्टिमेशन है वो करेक्ट होना चाहिए। कुछ ऐसे कैंडिडेट थे, फॉर एग्जांपल 2019 या 20 में कुछ कैंडिडेट्स थे, बोले सर हमारे सपोज 130 के आसपास पेपर 1 में आ रहे हैं, और 90 के आसपास पेपर 2 में आ रहे हैं इंटरव्यू में।
अब ये जब इतना आ रहा है, इसका मतलब बॉर्डर में हो। लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट थे कि उनका 140 आया पेपर 1 में, अब पेपर 2 में उन्होंने बोला कि सर 95 मिनिमम आएगा, अब उसमें से कुछ का 75 आ गया। तो ये एस्टिमेशन आपका गलत हो जाता है ना। तो 20 मार्क्स बहुत डिफरेंस। अब क्यों? क्योंकि प्रॉपर आपका एस्टिमेशन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि या तो आपने जेन्युइन रूप से कहीं फीडबैक नहीं लिया, या आपको फीडबैक लेने की हमेशा जरूरत नहीं होती है, या आप चीजों को शायद समझ नहीं पाए, जो रिक्वायरमेंट था, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था, उस चीज को नहीं समझ पाए। तो जो अभी आपके पास टाइम होता है, अभी जब आपके पास 190 डेज है, तो एक चीज इंश्योर करो, जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेबस समाप्त नहीं हुआ है, वो सबसे पहले इंश्योर करो कि सिलेबस हमारा जितना जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। अब जिनका हम ये मानकर चलते हैं कि सिलेबस वंस आपका फिनिश हो गया है, अब आप क्या है, 15 डेज, 7 से 15 डेज के इंटरवल में जो भी आपको लगता है, आप किसी को लगता है कि हर 7 डेज में हमको टेस्ट लिखना चाहिए, तो आप 7 डेज में लिखो, या एटलीस्ट अभी जो है 15 डेज पे टेस्ट लिखो। आप टेस्ट अब जो कोशिश करो फुल लेंथ लिखने का। आई होप कि सिलेबस ऑलमोस्ट समाप्त हो गया। हर टेस्ट में पेपर 1 है, 125 क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान रखो कि 125 में एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस आपके प्रॉपर बन रहे हैं। इसका मतलब है आपका प्रिपरेशन राइट ट्रैक पे है। एटलीस्ट 50 क्वेश्चन का मतलब है 100 मार्क्स आपके आने चाहिए। यदि 100 मार्क्स मिनिमम आ रहे हैं, तो इसका मतलब राइट ट्रैक पे है। आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते आप उस पे 150 160 पे पहुंचोगे। यदि आपका 50 से कम आ रहा है करेक्ट करके, यानी 100 से कम मार्क्स आ रहा है, तो जो सब्जेक्ट में ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उस बुक को फिर से आप, उस बेसिक बुक को फिर से क्लियर करो, कंसेप्ट को क्लियर करो। अब देखो, जो 50 क्वेश्चंस आपके करेक्ट सही हो रहे हैं, तो 50 का मतलब है कि कुछ एक्स्ट्रा सही हो रहे होंगे, लेकिन कुछ निगेटिव मार्किंग भी तो हो रहा होगा। तो मान के चलो कि एक कोई टेस्ट पेपर है, उसमें 40 क्वेश्चन आपने करेक्ट एकदम प्रॉपर किया, एक इस सेंस में कि उसमें आपको कोई डाउट ही नहीं था, तो नो डाउट, इसमें डाउट नहीं है, तो उन पर आपको वर्क नहीं करना है। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जहां भी डाउट्स होते हैं, उनको अभी कंसल्ट करो, बुक को, नोट्स को, और आप इंटरनेट को भी। अब हमेशा ऐसा नहीं है कि हर मिनट मिनट आप उसको चेक करो, नहीं। एक कोई सेट सोल्व करते हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, या कोई टेस्ट का हो, या जहां से भी आपको मिलता है, या कोई जरूरी नहीं इसी टेस्ट का, मान के चलो आप सीएससी वाला ही प्री का टेस्ट सोल्व कर रहे हो, या आप सीडीएस वाला सोल्व कर रहे हो सेट। तो देखो, एक सेट कोई भी बना रहे हो, उसमें जो क्वेश्चंस में डाउट होते हैं, तो उनको पहले कोशिश करो कि एक्चुअली मेरे गलत ये क्यों हो रहे हैं। उनको सर्च करने की कोशिश करो, और स्मॉल स्मॉल नोट्स अभी ऐड करते जाओ। नोट्स आपका जो ऐड कब तक होना चाहिए, एक तरह से अप्रैल तक आपका ऐड होना चाहिए नोट्स में। सॉरी, अप्रैल नहीं, मई तक आपका ऐड होना चाहिए, मई मंथ तक आपका ऐड होते रहना चाहिए। जो जून और प्लस जुलाई है, उसमें नोट्स में ऐड नहीं, ऑलमोस्ट नहीं करना, नेग्लिजिबल, अब एक आध लाइन कर देते हो वो दूसरी। लेकिन अभी आपका मई तक जो है, आपके नोट्स में लिटिल लिटिल होते रहना चाहिए। नोट्स ऐसा होना चाहिए कि आपका ऑन एन एवरेज जो है 300 पेजेस में सारे नोट्स कवर हो जाने चाहिए। 300 पेजेस का मतलब नोट्स आप अपने लिए बनाते हो, हर कैंडिडेट का नोट्स अलग अलग होता है। शायद किसी का नोट्स हम दूसरे को दे दें तो वो शायद नहीं पढ़ सकता है। तो जो पर्सन अपने लिए प्रिपरेशन कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है नोट, तो वो जानता है कि चीजें हमारी किस ढंग से इसमें बन रहा है। तो आप अपना नोट्स को इस ढंग से रखो कि हर सब्जेक्ट को, किसी में 50 पेज, 60 पेज, या 300, 400, अप टू 500 तक कर सकते हो। 500 पेजेस हमेशा ध्यान रखो कि इस ढंग से होना चाहिए कि एक बार इसको आप 1 वीक से लेकर के 10 डेज तक में, यानी 7 से 10 डेज तक में प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर सको, ताकि जो जून और जुलाई का महीना है, उसमें आप मिनिमम आप अपने नोट्स को 5 टाइम्स जो है रिवाइज कर सको, मोर देन 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, जितना कर सकते हो। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है ना, जिसको हमको मल्टीपल टाइम देखना होता है, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार, तब जाकर के वो जो होता है बैठ जाता है माइंड में, वो जो मेमोरी में एक तरह से प्रॉपर की, यस, वो जैसे ही आया हम उसको आइदर लिंक कर सकते हैं, उसके एक पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस देखो डायरेक्ट आता है कि जो चीजें आपने पढ़ा, सपोज फॉर एग्जांपल करेंट अफेयर्स ही है, कोई चीज आप डायरेक्ट पढ़े हो, अब वो डायरेक्ट आ गया, सपोज मान के चलो कि ये आ गया
कि ओलंपिक जो लास्ट ओलंपिक हुआ उसमें किस देश ने हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स जीता, या किस प्लेयर ने हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडल भी जीता, या फॉर एग्जांपल जो नीरज चोपड़ा हमारे हैं वो किस स्पोर्ट्स में किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीते। इसके पहले जो हैं इंडिविजुअल में गोल्ड मेडल कौन जीते थे, यानी हाउ मेनी पीपल वोन गोल्ड मेडल इन इंडिविजुअल, तो मान के चलो 2 है। तो कुछ क्वेश्चंस है डायरेक्ट आप जानते हो, कुछ क्वेश्चन क्या है कि एक पॉइंट उसमें से जानते हो, तो उस पॉइंट को नोट क्लिक करो कि अच्छा अच्छा ये पॉइंट एटलीस्ट सही है। तो जो उससे रिलेटेड ऑप्शन है कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, तो उससे भी आपके बन जाते हैं। तो अभी से कोशिश करो जितना ज्यादा प्रैक्टिस चीजों को करो, और उसको साइक्लिक वे में चलते रहना चाहिए कि सोल्व करो क्वेश्चन को, उसके बाद देखो कि क्या हमारे ये सही हो रहे हैं, और यदि सही नहीं हो रहे हैं तो कहाँ मिस्टेक हो रहा है, क्या हमारे कंसेप्ट में दिक्कत है, या समटाइम हम चीजों को लिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो वो करो। करंट आपका कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। करंट जो जो भी है एक तरह से आपका जो जून कंप्लीट तक आप जून पूरे तक करोगे, उसमें से भी एक तरह से जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ है, तो लास्ट एग्जाम से एक तरह से अगस्त अगस्त या इनफैक्ट कह सकते हो लास्ट जुलाई, तो जुलाई 2022 से लेकर के जून 2023 इतने तक का आप 1 ईयर का ये करंट अफेयर्स प्रॉपर करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन इवन इफ सम टाइम क्वेश्चन लगेंगे पॉलिटी के हैं, लेकिन वो क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर्स से रिलेट करके होते हैं। साइंस देखो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपके पास 30 क्वेश्चंस के करीब आ रहे हैं साइंस में आज के डेट में। तो इस साइंस को बेस को जितना अधिक से अधिक स्ट्रॉन्ग ये करो। हमेशा ध्यान रखो टेस्ट एक वो आईना है जो आपको ये दिखाता है कि यस आप कितने पानी में हो। कोई भी एक स्टैंडर्ड टेस्ट आप जिसको भी लगता है ज्वाइन करना है वो करो, और उस पर रेगुलर रूप से वर्क करो। और जो कंपोनेंट आपके बस में नहीं है, जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, उस पर फोकस मत करो कि क्या होगा नहीं होगा फ्यूचर में, ये है वो है, उस पर फोकस नहीं। अभी आपके पास टाइम जो है उसमें स्टडी करने पर ध्यान दो। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें मैसेज करो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू।